दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपके लिए जो कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान है उसका अध्याय 1 पढ़ेंगे, जीवों में जनन। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा इस अध्याय का ये भाग 1 है। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपके लिए हम जीवों में जनन समझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। तो दोस्तों इस अध्याय को शुरुआत करने से पहले आपके लिए हम दोस्तों जीव विज्ञान के बारे में बता दें, यानी कि दोस्तों बायोलॉजी के बारे में बता दें, जिसे हम दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में बायो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में बायो कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपके लिए हम बताएं कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा जीव विज्ञान की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते होंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई परिभाषा। क्या बता रहे हैं हम कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गई आपके लिए परिभाषा। बहुत ही आसान है, बस इसमें याद रखना है कि जीव विज्ञान में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। इसके इतिहास पे जाएं दोस्तों, तो जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, इस शब्द का तो दोस्तों देखिए आपके लिए बता रहे थे कि जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों सन 1801 में दो वैज्ञानिक लेमार्क फ्रांस के थे दोस्तों, तथा ये ट्रेविनेरस जर्मन के थे। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम इस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जीव विज्ञान के इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब दोस्तों आपके लिए आगे बताएं तो जो जीव विज्ञान है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला दोस्तों बायो, जिसका अर्थ होता है दोस्तों लाइफ, यानी कि दोस्तों जीवन, और जो लोजस, लोजस मतलब जिसका अर्थ होता है स्टडी, मतलब दोस्तों किसकी स्टडी करना है आपके लिए, जीवन की स्टडी, मतलब जो जीवन है उसकी स्टडी करने के लिए हम क्या बनाया गया है दोस्तों, बायोलॉजी बना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे समझिएगा, बायोलॉजी ऐसा लिखते हैं ना आप, BIOLOG, बाई मतलब बायोलॉजी। तो दोस्तों बायो को अलग के दिए, और ये जो लोजी है ये लोजस से मिलकर बनता है ना, तो ये बायो धन लोजस, मतलब दोस्तों अर्थात ये हुआ इसका कि जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अरस्तु जी को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अध्याय पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीवन अवधि। ठीक है दोस्तों, जीवन अवधि क्या कहलाती है। तो दोस्तों देखिए आपने देखा होगा कि जो किसी भी जीव हो, है ना दोस्तों, किसी भी जीव हो उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो बीच का समय है दोस्तों उसी को जीव अवधि कहा जाता है। मतलब दोस्तों जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी जीव हो उसकी जन्म से लेके मृत्यु तक की जितने भी बीच की अवधि है उसको हम दोस्तों जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब समझते हैं दोस्तों जीवों में जनन में सबसे पहला टॉपिक है जनन। ठीक है दोस्तों, क्या है, जनन है। देखिए जनन क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। दोस्तों जो जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या होते हैं जो जीव है अपने ही समान क्या होते हैं बच्चों को जन्म देते हैं, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे परिभाषा भी आपके लिए बता दी है कि जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब जनन की आवश्यकता क्यों है, ये बात काफी महत्वपूर्ण है कि जो जनन है इसकी आवश्यकता क्यों है। तो दोस्तों आपके लिए बता दें कि जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, है ना, यदि आप जाति की निरंतर बनाना चाहते हैं तो आपको जनन की आवश्यकता स्वाभाविक है पड़ेगी। अगला है दोस्तों कि यदि जाति में वृद्धि करना है तो भी आपके लिए जनन की आवश्यकता पड़ेगी, और विभिन्नताएं यदि आपकी लाना है तो भी आपको जनन की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार दोस्तों आपकी जनन की आवश्यकता का मुख्य कारण है।
चलिए दोस्तों, तो अब जनन की आवश्यकता के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक समझते हैं जनन के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा जनन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जनन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक लैंगिक जनन, दूसरा होता है दोस्तों अलैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इसको समझिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम समझाते हैं आपको क्या लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप समझिएगा। परिभाषा क्या है दोस्तों लैंगिक जनन की, कि वह जनन क्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं ना दोस्तों। वह जनन क्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं लैंगिक जनन के लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा लैंगिक जनन के लक्षण। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है कि इस विधि में इस विधि में जो स्त्री और पुरुष हैं दोनों भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लैंगिक जनन के लक्षण क्या है कि इस विधि में दोस्तों क्या करेंगे, स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों मेल और फीमेल युग्मकों की जो निषेचन के बाद है दोस्तों एक नया युग्मनज तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, मेल और फीमेल के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों कि जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति है ये पूर्णतः अपने माता पिता से भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक है, तथा लक्षण समान रहता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बात आपके लिए बता रहे हैं कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति है जो, ठीक है दोस्तों, ये पूर्णतः अपने माता पिता से क्या होती है, भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो लक्षण है ये कैसे होते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे समझते हैं। अगला पॉइंट है कि लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों तथा जंतुओं में होता है। ठीक है दोस्तों, लैंगिक जनन किस में होता है, अधिकतर उच्च पादपों तथा जंतुओं में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने यहाँ तक आपके लिए क्या क्या बता दिया है दोस्तों, जनन के प्रकार में लैंगिक जनन पढ़ाया, जिसमें हमने आपके लिए लैंगिक जनन की परिभाषा बताई है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और उसके बाद हमने लैंगिक जनन के लक्षण बताए हैं, 4 महत्वपूर्ण लक्षण। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक और समझते हैं, जीवन चक्र की अवस्थाएं कितनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जो जीवन अवधि है इसकी मुख्य अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले होती है किशोरावस्था दोस्तों, दूसरी होती है जनन अवस्था और तीसरी होती है दोस्तों आपकी जीर्णा अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं किशोर अवस्था क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है। ठीक है, तो जनन से पूर्व की, ठीक है दोस्तों, बात ध्यान से समझना, जनन से पूर्व की अवस्था को किशोरा अवस्था कहते हैं। मतलब दोस्तों जो जनन है, ठीक है दोस्तों, और ये जनन के बाद ही दोस्तों पूर्व से, ठीक है दोस्तों, जनन से पूर्व की अवस्था को किशोरा अवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जनन से पूर्व की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों, किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें किसी भी जीव की बहुत तेजी गति से वृद्धि होती है। कोई भी जीव हो दोस्तों, इस किशोर अवस्था में क्या होता है कि किसी भी जो जीव की है दोस्तों उसकी बहुत तेज गति से वृद्धि होती है। कोई भी जीव हो उसकी बहुत तेज गति से वृद्धि होगी, किसमें दोस्तों, किशोरावस्था में। ठीक है, अब दोस्तों जैसे आगे बात करें तो इसी अवस्था में दोस्तों क्या होता है कि जो पादप होते हैं पादपों को कायिक अवस्था कहते हैं। दोस्तों जो अवस्था है ना, इसी अवस्था को हम कहते हैं पादपों में क्या, कायिका अवस्था। ठीक है दोस्तों, कायिक अवस्था। ठीक है, पादपों की कायिक अवस्था कहते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, उसके बाद आपकी देखिए ये किशोरावस्था तो आपको समझ में आ गई कि जनन से पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं ना, जो जनन है ना इससे पहले की अवस्था को क्या कहते हैं, हम किशोरावस्था कहते हैं। अब आपको समझना है क्या, जनन अवस्था। ठीक है, बात ध्यान से समझना, किशोरावस्था आपकी क्या है, जनन से पहले की अवस्था है, तो वही परिभाषा बताई हमने कि जनन से पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, अब आगे समझिएगा दोस्तों जनन अवस्था क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसको आप बता सकते हैं कि यह जीव की ऐसी अवस्था होती है जिसमें वह जनन क्रिया है ना, जनन क्रिया करने के लिए पूर्ण हो जाता है। मतलब दोस्तों एक ऐसी अवस्था है इसमें वह कोई भी जीव हो वह जनन की क्रिया कर सकता है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण हो जाता है। और किसी प्रारंभिक काल को, है ना दोस्तों, और किसी प्रारंभिक काल को यौन अवस्था कहा जाता है। मतलब दोस्त का दोस्तों पहला जो प्रारंभिक काल है इसको हम यौन अवस्था
कहते हैं। ठीक है, और इस काल में लैंगिक अंगों का विकास होता है दोस्तों। जब वो जनन क्रिया करने के लिए तैयार होता है तो उसके लैंगिक अंगों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अवस्था क्या कहलाती है, जनन अवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब तीसरी अवस्था समझते हैं, जीर्णा अवस्था। दोस्तों देखिए जीर्णा अवस्था क्या कहलाती है, तो दोस्तों जो जनन के बाद की जो अवस्था होती है दोस्तों, है ना, जनन के बाद की अवस्था, उसी को हम जीर्णावस्था कहते हैं। पहले की कहते हैं दोस्तों किशोरावस्था, और दूसरे की जो बाद की होती है दोस्तों, जनन के बाद की अवस्था, उसको बोलते हैं हम जीर्णा अवस्था। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं कि इसी अवस्था में कुछ समय बाद उस जीव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जीर्णा अवस्था में ही उस जीव की क्या होती है, मृत्यु होती है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है पादपों की जीवन अवस्थाएं। ठीक है दोस्तों, जो पादप हैं उनकी कौन कौन सी जीवन अवस्थाएं हैं समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आपके लिए बता दें कि पादपों की जीवन अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है दोस्तों मोनोकार्पिक, दूसरी होती है दोस्तों पॉलीकार्पिक। पहली क्या होती है, मोनोकार्पिक, दूसरी होती है दोस्तों पॉलीकार्पिक। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों मोनोकार्पिक अवस्था क्या कहलाती है और पॉलीकार्पिक अवस्था क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा मोनोकार्पिक अवस्था। ठीक है, तो इस अवस्था में पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प का धारण करते हैं। बात ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मोनोकार्पिक पौधों की एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई भी पौधा हो वो अपने पूरे संपूर्ण जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प धारण करता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा चना है, चना को दोस्तों आप एक बार बहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों, एक ही बार फरता है ना दोस्तों चना। और इसी प्रकार सोयाबीन, गेहूं देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाती है, उस पादप की मृत्यु हो जाती है, मतलब उसको काट लिया जाता है ना दोस्तों। चना है, सोयाबीन है, गेहूं है ना। ये कैसी अवस्था है दोस्तों पौधों की कि इसके संपूर्ण जीवन काल में एक ही बार पुष्प धारण करते हैं, ठीक है, या फल देते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए आप जैसे चना देख लें, सोयाबीन देख लें, गेहूं देख लें, है ना दोस्तों, और बहुत सारी फसलें हैं जो अपने जीवन काल में एक ही बार फल देती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरी अवस्था समझते हैं हम, पॉलीकार्पिक अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा पॉलीकार्पिक अवस्था क्या कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों समझिएगा कि इस अवस्था में बहुवर्षीय पादप होते हैं जो अपने जीवन काल में बार बार पुष्प का धारण करते हैं। मतलब दोस्तों ये पॉलीकार्पिक अवस्था ऐसी अवस्था है पादपों की कि इसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बार बार फल देते हैं ना दोस्तों अपने जीवन काल में। जैसे दोस्तों आपने आम का पेड़ देखा हो, हर साल फलता है ना दोस्तों, अमरूद देखा होगा, सेब देखा होगा, अनार देखा होगा, ये क्या करते हैं दोस्तों, बार बार फल देते हैं। तो ऐसी अवस्था को पॉलीकार्पिक अवस्था कहते हैं। ठीक है, मोनोकार्पिक अवस्था और पॉलीकार्पिक अवस्था में यही अंतर है कि मोनोकार्पिक अवस्था में दोस्तों जितने भी पादप हैं वो अपने संपूर्ण जीवन काल में एक ही बार फल देते हैं, लेकिन दोस्तों पॉलीकार्पिक अवस्था में जितने भी पादप हैं दोस्तों ये बार बार फल देते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा, इसमें थोड़ा सा और समझना है आपके लिए। बार बार पुष्प का धारण करते हैं तथा फल देते हैं, इसी अवस्था को पॉलीकार्पिक अवस्था कहते हैं। ये इसकी आगे परिभाषा थी, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपके लिए जब हमने दो अवस्थाओं की बात कर ही दी है ना दोस्तों, तो उसमें आपके लिए एक ऐसा प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं दोस्तों जो कि काफी महत्वपूर्ण है और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है दोस्तों, और आगे भी पूछे जाने के चांस हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि एक ऐसा पौधे का नाम बताइए जो 12 साल बाद पुष्प धारण करता हो, यानी कि एक बार यदि वो फर जाए ना तो फिर 12 साल बाद फरता है। ठीक है, तो वो ऐसा ही एक है नीलकुरेणी, एक ऐसा वृक्ष है, ठीक है दोस्तों, जो अपने जीवन काल में 12 वर्ष बाद पुष्प धारण करता है। कौन सा है दोस्तों, वो नीलकुरेणी। कौन सा है दोस्तों, नीलकुरेणी। ठीक है, जो अपने जीवन काल में 12 वर्ष बाद पुष्प धारण करता है। ठीक है दोस्तों, और यह नीलगिरी पर्वत पर पाया जाता है। याद रखिएगा नीलकुरेणी कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, नीलकुरेणी वृक्ष
आपका नीलगिरी पर्वत पर पाया जाता है और हाल ही में दोस्तों यह 2006 में खिला था। मतलब दोस्तों 2006 में खिला था। 2006 के बाद बात करें तो 12 साल बाद यानी कि 2018 में भी खिल गया होगा, है ना। अब दोस्तों बात करें तो अब कब खिलेगा, आपका फिर 12 साल बाद यानी कि 2030 में खिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था आपका। अब इसके बाद दोस्तों जो अगला टॉपिक है आलिंगिक जनन, इसको हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।